नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम जनसंख्या भूगोल में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसका अगले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे? टॉपिक हमारा ये था कि जनसंख्या संगठन। ठीक है, तो हमने इससे पहले देखा था जनसंख्या संगठन जो है मुख्य रूप से जो है 3 रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो पहला रूप क्या हो गया? पहले रूप में हमने देखा था कि लिंग संगठन क्या है। ठीक है, तो पहला था लिंग संगठन। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? आयु संगठन, कि वहाँ की जनसंख्या जो है किस आयु के कितने लोग होते पाए जाते हैं या फिर रह रहे हैं, ठीक, किसी भी जनसंख्या के अंदर। फिर अगला जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम देखेंगे आर्थिक संगठन, यानी कि वहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं वो जो जनसंख्या है वो किन आर्थिक गतिविधियों में जो संलग्न है, यानी कि प्राथमिक कार्यों को कर रही है। प्राइमरी सेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा हो जाता है द्वितीय सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। और फिर तीसरा क्या है? टर्सरी, यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो जनसंख्या को हम देखेंगे। तो इसमें ही साथ में आर्थिक वाले में ही जो हम देखेंगे, आर्थिक संगठन में ही हम देखेंगे निर्भरता अनुपात क्या होता है। ठीक है, निर्भरता अनुपात का मतलब क्या हुआ? कोई जनसंख्या है मान लो, तो उसके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग जो ऐसे हैं जो दूसरों पे आश्रित हैं, यानी कि वो कार्य नहीं कर पाते हैं, दूसरों पे वो डिपेंड है। जैसे क्या छोटे बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम होते हैं, वो किस पे निर्भर होते हैं? दूसरों पे निर्भर होते हैं, अपने माता पिता पे निर्भर होते हैं। ठीक है, ऐसी जो वृद्ध होते हैं, जो 65 प्लस हो जाते हैं, 65 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, वो भी क्या होते हैं? दूसरों पे निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद काम करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे लोग जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इनको ही क्या बोलते हैं? आश्रित जनसंख्या। ठीक है, ये दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। और फिर अगर हम आश्रित जनसंख्या को जो कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो वयस्क जनसंख्या जो कार्य करने में सक्षम होती है, उससे हम भाग कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो इससे क्या निकल आता है हमारा है? इससे हमें प्राप्त होता है कि निर्भरता अनुपात कितना, यानी कि वहाँ पे कितना लोग जो है निर्भर हैं दूसरों के ऊपर, उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अलग से पूछ सकता है कि निर्भरता अनुपात क्या है, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि आर्थिक संगठन के बारे में बताइए, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो निर्भरता अनुपात देखो अब कैसे, देखो क्या क्या होगा। तो किसी प्रदेश या फिर देश की जनसंख्या, ठीक है, कि आर्थिक संगठन। ठीक है, आर्थिक संगठन को पहले देखेंगे क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले आर्थिक संगठन होता क्या है। तो किसी प्रदेश या फिर देश की जनसंख्या के जो आर्थिक संगठन से अभिप्राय है जनसंख्या की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता से है। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या वहाँ पे है वो किन आर्थिक क्रियाओं में से जुड़ी हुई है या फिर उनमें कार्यरत है। ठीक है, आर्थिक संगठन जो है प्राकृतिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक कारकों से प्रभावित एवं नियंत्रित होते हैं। यानी कि जो आर्थिक संगठन होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? वहाँ की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, सामाजिक दशा कैसी है, सांस्कृतिक दशा कैसी है, आर्थिक दशा कैसी है, राजनीतिक स्थिति क्या है। तो इन सब कारकों से जो है वो क्या होती है? प्रभावित होती है, और इन्हीं से वो कंट्रोल होती है, यानी कि नियंत्रित होती है। ठीक है, इन कारकों में जो है पाई जाने वाली स्थान तथा समय आधारित विषमताओं के कारण, यानी कि हर स्थान ये अब से ये कारक होते हैं, तो ये क्या होते हैं? अलग अलग स्थान पर अलग अलग विषमताएं पाई जाएंगी ना। तो कहीं की राजनीतिक स्थिति कुछ और है, कहीं की आर्थिक स्थिति कुछ और है, कहीं की जो प्राकृतिक स्थिति कुछ और है। तो इनमें क्या कारक जो है, इनमें स्थान के साथ और समय के साथ क्या है? विषमताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? जो आर्थिक संगठन होता है, ठीक है, वो भी उसमें भी क्या पाई जाएंगी? विषमताएं पाई जाएंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन कारकों पे ये निर्भर हैं वही समय और स्थान के साथ परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे में जो आर्थिक संगठन क्या हो जाएंगे? समय और स्थान के साथ वो भी परिवर्तित होंगे। ठीक है, फिर किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो आर्थिक कार्यों में संलग्न होने में सक्षम या तत्पर होता है, ठीक है, उसे सामान्यतः क्या बोलते हैं? मानव शक्ति की संज्ञा दी जाती है। समझ गए? यानी कि जनसंख्या का वह भाग जो आर्थिक कार्यों में संलग्न होने में सक्षम होता है या फिर तत्पर होता है, यानी कि उसके लिए वो तैयार होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? सामान्यतः मानव शक्ति की संज्ञा दी जाती है उसे, यानी कि मानव शक्ति कहा जाएगा। ठीक है, मानव शक्ति की रचना में जो है स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, एवं बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी कि ऐसे मानव शक्ति में उनको भी शामिल किया जाता है जो स्वरोजगार
यानी कि इनको जिनके पास रोजगार प्राप्त है उनको, और दूसरा जो बेरोजगार है यानी कि वो काम करने में तो सक्षम है लेकिन वो उनके पास काम नहीं है, ठीक है, उन दोनों ही लोगों को शामिल करते हैं, ठीक है। सक्रियता के आधार पर यानी कितने लोग एक्टिव हैं उसके आधार पर जो है मानव शक्ति जो है, ठीक है, मानव शक्ति जो है सक्रिय जनसंख्या, एक तो सक्रिय जनसंख्या होगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी निष्क्रिय जनसंख्या, ठीक है, यानी एक्टिव और इनएक्टिव, इसमें जो है बांटा जाता है, ठीक है। मानव शक्ति का वह भाग जो क्या है विभिन्न आर्थिक क्रियाओं एवं सेवाओं में संलग्न है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सक्रिय जनसंख्या माना जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात जो कार्य करेगा उसको हम सक्रिय मानेंगे और जो कार्य नहीं कर रहा होगा यानी उस समय उसको हम क्या मानेंगे निष्क्रिय मान लेंगे, असक्रिय मान लेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है उसे हम सक्रिय जनसंख्या माना जाता है, और जो इनमें शामिल नहीं होता है उससे क्या बोलते हैं असक्रिय जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। फिर अब क्या है आश्रित जनसंख्या, ठीक है, आश्रित जो यानी कि कौन सी जनसंख्या होगी जो दूसरों पर निर्भर होगी, जैसे छोटे बच्चे हो गए 15 साल से या फिर 65 साल से जो अधिक उम्र के जो वृद्ध हो गए उनको हम क्या बोलते हैं आश्रित जनसंख्या, ठीक है। आश्रित जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या के जो अनुपात को यानी जो काम करने वाले होते हैं यानी वयस्क लोग जो होते हैं, वयस्क लोग ही तो कार्य करते हैं, यानी 15 से लेकर के 64 वर्ष के आयु के लोगों को हम क्या मानते हैं कार्यशील जनसंख्या मानते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि आश्रित जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं निर्भरता अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। तो अनुपात का आपको पता ही होगा, किसी चीज को बट्टे के रूप में लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है बट्टे के रूप में ही, ठीक है, यानी कि निर्भरता अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आश्रित जनसंख्या बटा वयस्क जनसंख्या। आश्रित में किसको शामिल करेंगे जो किशोर जनसंख्या होते हैं जो 15 साल से कम होते हैं, और जो 65 साल की उम्र के से अधिक होते हैं यानी 65 साल या फिर 65 साल से अधिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं वृद्ध जनसंख्या बोलते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको आश्रित जनसंख्या मिल जाएगी। तो निर्भरता अनुपात अगर कहीं किसी भी जनसंख्या का निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा किशोर जनसंख्या प्लस वृद्ध जनसंख्या बटा वयस्क जनसंख्या। इसको परसेंटेज में निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए वास्तविकता में जो है यानी जो रियल में जो कैसा क्या होता है, वास्तविकता में जो है किशोर ठीक है तथा वृद्ध आयु वर्गों में जो है अनेक व्यक्ति जो है आर्थिक क्रियाओं में शामिल होते हैं। यानी कि रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो किशोर वर्ग होता है यानी कि 15 साल से कम वाले होते हैं वो भी जो है आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, और साथ ही में जो 65 वर्ष के या फिर 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले भी जो कार्यशील होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। जबकि वयस्क आयु वर्ग में जो है अनेक व्यक्ति जो है विभिन्न कारणों से आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। यानी कि लेकिन रियल लाइफ में क्या देखा जाता है कि जो वयस्क है यानी जो काम करने में सक्षम है लेकिन किसी भी कारण से जो है अनेक कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण वो आर्थिक क्रियाओं में जो है शामिल नहीं होता है, ठीक है। अतः जो है निर्भरता अनुपात की गणना के लिए यानी कि अगर हमको निर्भरता अनुपात की निकालना है उसकी गणना करनी है उसके लिए क्या करेंगे हम वास्तविक आर्थिक स्थिरता का आधार ही बेहतर है, यानी कि आर्थिक आंकड़ों के आधार पर जो हम उसको निकालें तो ज़्यादा ठीक आएगा यानी कि सही अनुमान निकलेगा। तो इसलिए जो निर्भरता अनुपात का जो रियल डेटा का निकालना है हमको है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि कुल आश्रित जनसंख्या, ठीक है, यानी कितने लोग जो है आश्रित जनसंख्या है उसको बटे डिवाइड कर देंगे किससे कुल कार्यशील जनसंख्या के। यानी कि यहाँ पे आयु ना लेकर के हम वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं ये उसको हम ले लेंगे और कितने लोग कार्य नहीं कर रहे हैं इसको ले लेंगे, हम आयु को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो 65 वर्ष या फिर 65 वर्ष से ज़्यादा हैं फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो रियल में तो बाल मजदूरी कर रहे हैं ना वो, ठीक है, यानी कि 15 साल से कम है वो फिर भी जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या है आर्थिक आंकड़ों के आधार पर हम इस तरह से निर्भरता अनुपात को निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मुख्य रूप से निर्भरता अनुपात होता क्या है हमने समझ लिया। यहाँ पर अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है निर्भरता अनुपात के बारे में तो अब आप उसको लिखने में सक्षम होंगे, ठीक है। चलिए भारतीय जनसंख्या में देख लेते हैं। तो भारतीय जनसंख्या में संपूर्ण जनसंख्या जो है आर्थिक कार्यों में संलग्नता के आधार पर श्रमिक यानी जो श्रमिक वर्ग हो गया व अश्रमिक, ठीक है, वर्गों में बांटा जाता है। भारत में अगर जैसे हमको इसको कैलकुलेट करना है तो उसको हम श्रमिक और अश्रमिक वर्गों में बांट देते हैं, ठीक है। श्रमिकों को जो है मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक वर्गों में बांटा जाता है। तो श्रमिक को भी हम दो वर्गों में बांटते हैं, पहला कौन सा वर्ग हो गया मुख्य श्रमिक हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा सीमांत श्रमिक,
ठीक है। इनमें दो वर्गों में बांटा जाता है। मुख्य श्रमिक उन्हें कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है, जो जनगणना के पूर्ववर्ती वर्ष में, यानी कि जो जनगणना करी जा रही है उससे पहले वाले वर्ष में जो है कम से कम 6 महीने यानी कि 183 दिन जो है लगभग या इससे अधिक समय तक जो है किसी उत्पादक कार्य में यानी कोई प्रोडक्टिव वर्क में जो है संलग्न होता है, तो उसको हम किस में मानेंगे, मुख्य श्रमिक कहेंगे। ठीक है। फिर यदि अवधि जो कार्य अवधि है इससे कम होती है, यानी कि 183 दिन से अगर कम कार्य दिन वो कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीमांत श्रमिक, यानी कि कम दिनों तक उसने काम किया, यानी कि कम समय तक वो श्रमिक रहा है। ठीक है। तथा यदि जो आर्थिक क्रियाओं में कोई योगदान नहीं दिया तो उसे क्या बोलेंगे, हम अश्रमिक ही बोलेंगे। ठीक है। तो यानी कि कार्य करेगा तो उसको हम श्रमिक बोलेंगे और कार्य नहीं करेगा तो हम उसको अश्रमिक बोलेंगे। और श्रमिक को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो वो होगा कि जो 183 दिन से अधिक कार्य करेगा तो उसको हम बोलेंगे मुख्य श्रमिक, और 183 दिन से अगर वो कम कार्य करेगा तो उसको बोलेंगे हम सीमांत श्रमिक। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया श्रमिक के बारे में। भारत में जनगणना इसी आधार पर जो है गणना की जाती है। ठीक है। फिर अब देख लेते हैं, देखिए उसे हम देखो अश्रमिक की संज्ञा देते हैं। मुख्य श्रमिकों, जो मुख्य श्रमिक आपके हैं उनको भी हम पुनः 9 भागों में बांट लेते हैं, यानी कि उनको भी हम उपभाग कर लेते हैं, व्यवसायिक वर्गों में उनको बांटा जा सकता है। कौन कौन से व्यवसायिक वर्ग है, पहला व्यक्ति वो होगा जो कृषक होगा, यानी कि कृषि के कार्यों में जो संलग्न होगा। दूसरा कौन सा होगा, खेतिहर मजदूर, जो खेती में मजदूरी करेगा उसको हम बांट सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, पशुपालन जो करेगा, यानी कि ठीक है, बागवानी में भी शामिल हो सकता है, या फिर मत्स्य पालन। ठीक है। तो इस तरह के यानी कि कृषि के जैसे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एलाइड क्षेत्र बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर। पशुपालन हो गया, बागवानी हो गया, मत्स्य पालन इत्यादि जो है इसी में शामिल किया जाता है। फिर अगला वर्ग कौन सा होगा, जो खनन, यानी कि जो माइनिंग के कार्य में, जैसे कोयले की खदान में काम करते हैं, सोने की खदान में काम करते हैं, तो खनन वाला क्षेत्र हो गया। पांचवा क्या है, गया विनिर्माण घरेलू उद्योग। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर अगला क्या है, निर्माण कार्य जो होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है। ठीक है। अगला क्या हो गया, व्यापार एवं वाणिज्य, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो हो गया। फिर अगला क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो परिवहन में शामिल है वो। ठीक है। तो इसको जो है मुख्य रूप से हम इन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना को। ठीक है। जो जनसंख्या है उसकी व्यावसायिक संरचना को जो है वृहद पैमाने पर, अगर हम जैसे पूरी जनसंख्या है उसको हम व्यावसायिक संरचना को हम वृहद पैमाने के बड़े स्तर पे जो है मुख्य रूप से जो है 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्यशील जनसंख्या होती है। दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र में जो कार्यशील जनसंख्या होती है। और तीसरा क्या होगा, तृतीय क्षेत्र में, यानी कि जो टर्शरी सेक्टर में जो कार्य करती है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है। इनमें बांटा जा सकता है। ठीक है। किसी देश के जो आर्थिक विकास के स्तर, यानी कि आर्थिक विकास का स्तर जो होता है तथा उसकी व्यावसायिक संरचना में जो गहरा संबंध पाया जाता है। ठीक है। यानी कि आर्थिक विकास का जो स्तर होता है, यानी किस लेवल का जो है वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के का स्तर क्या है, मतलब। ठीक है। और उसकी जो व्यावसायिक संरचना में जो है गहरा संबंध पाया जाता है, यानी कि वो प्राथमिक कार्यों में लगा होगा या फिर द्वितीय कार्यों में लगा होगा या फिर तृतीय कार्यों में लगा होगा, इसमें सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। आर्थिक विकास की जो है प्रारंभिक, ठीक है, अवस्था में, यानी कि जो स्टार्टिंग, यानी आर्थिक विकास की जो पहली चरण है, ठीक है, उस समय का समाज जैसे बहुत ही कम विकसित है समाज, तो उसमें क्या है, मुख्य रूप से खेती होगी ना, तो उसमें क्या अवस्था में, इस अवस्था में क्या होगा, प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता होगी। ठीक, समझ गए। तो जब प्रारंभिक अवस्था होगी तो उसमें किसकी प्रधानता होगी, प्राथमिक कार्यों की। फिर इसके आगे थोड़ा और विकसित होगी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तो द्वितीय कार्यों की प्रधानता होगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होगी फिर। ठीक है। और अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो क्या होगा, सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र की जो है तेजी से जो है गतिविधियां बढ़ेंगी। तो आपने देखा क्या है, क्या देखा कि कम न अगर आर्थिक विकास है तो प्राथमिक गतिविधियां मिलेंगी, थोड़ा और अधिक आर्थिक विकास हुआ तो द्वितीय गतिविधियां मिलेंगी, और ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ तो तृतीय गतिविधियां मिलेंगी। तो हमने क्या देखा, जो आर्थिक विकास का स्तर है, ठीक है, आर्थिक विकास का स्तर जो है सीधे सीधे संबंधित होता है किससे, जो वहाँ की व्यावसायिक संरचना है उससे सीधा सीधा संबंध पाया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया।
तो वही लिखा हुआ, जैसे जैसे आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया जो बढ़ेगी, ठीक है, तेज होगी, वैसे वैसे जो है व्यावसायिक संरचना जो है द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में कार्यकर्ताओं का अनुपात बढ़ता है, ठीक है, यानी कि जो वहाँ के लोग होंगे उस अनुपात में चेंज होते आएंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ यूएसए जैसे हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, यूरोप के जो विकसित देशों में जो है सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या यानी जो कार्य करने वाली जनसंख्या है वो कहाँ संलग्न है, तृतीय कार्यों में संलग्न है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक विकास का स्तर है वो ऊंचा है ना वहाँ का, ठीक है। और जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ पे जो लोग किस चीज़ में संलग्न हैं, वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है वहाँ के लोग, यानी खेती बाड़ी करना ही मेन उनका उद्देश्य है, ठीक है। और मैं अगर भारत की बात करें तो भारत में भी जो वर्तमान में जो है आर्थिक विकास का स्तर तेजी से बढ़ा है और जो है यहाँ की जो जीडीपी है उसमें जो है तृतीय क्षेत्र का जो है अधिक भाग है, ठीक है। फिर अगर आगे क्या लिखा हुआ है, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया तथा अफ्रीका के जो अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, एवं विकासशील देशों में जो है 50 से 80% जो कार्यशील जनसंख्या है, जो 50 to 80% जो पॉपुलेशन है वहाँ की जो कार्यशील है जनसंख्या है, मतलब यानी कि वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, यानी कि यहाँ के जो देश हैं वो उनमें कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, प्राथमिक गतिविधियाँ हो रही हैं, ठीक है, यानी खेती पे ज़्यादा निर्भर है, कहने का मतलब ये सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कार्यों में हम किसको शामिल करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को शामिल करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया तथा रूस, ठीक है, यानी कि ये लगभग पूर्वी यूरोप की बात हो रही है, ठीक, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड तथा रूस इत्यादि देशों में जो है मुख्य रूप से जो है द्वितीय क्रियाओं में कार्यशील जनसंख्या की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ वहाँ पे इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। भारत जैसे कुछ विकासशील देशों में जैसे है कार्यशील जनसंख्या अनुपात में जो है प्राथमिक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक है, ठीक है। कुछ कार्य हैं जो आपने देखा होगा भारत में क्या है, जो खेती पे जो जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा निर्भर है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्रों में क्या है, प्राथमिक जनसंख्या का अनुपात जो है प्राथमिक कार्यों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किंतु अगर लेकिन बात करिए कि पूरी जो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में जो अगर देखा है तो तृतीय क्रियाओं की जो क्या हिस्सेदारी सर्वाधिक है। तो आपने देखा होगा जीडीपी में, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा आपने सबसे कम हिस्सा किसका है, प्राथमिक का है, यानी खेती वाले क्षेत्र का हो गया। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद आता है नंबर आपका द्वितीय क्षेत्र का आता है, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे अधिक की बात करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसका नंबर आता है, ठीक है। तो इस स्तर पर यानी कि हिस्सेदार जीडीपी में हिस्सेदारी के स्तर में देखा है तो कार्यशील जनसंख्या जो है सबसे अधिक किसकी है, सर्विस सेक्टर की है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या का अनुपात अगर पूछा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत में जो है किस क्षेत्र में संलग्न है, यानी कहाँ से उनको रोजगार मिलता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो ये एकदम भारत के जो कंडीशन है एकदम अलग टाइप की है एकदम, ठीक है, जो विश्व के अन्य देशों से एकदम बिल्कुल अलग है। तो ये रहा आज का हमारा जो टॉपिक, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्थिक संगठन होता क्या है, ठीक है। हमने पूरा यहाँ पे देख लिया, साथ में यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ देख ली कि निर्भरता अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो दो चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है 8860558530, ठीक है। तो इस पे जो है कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके जो है पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।